नमस्कार। जी नमस्कार। टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और इस रविवार हम हाजिर हुए हैं एक जानी मानी साहित्यकारा, जो कि लोक भाषा मंत्री हैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना में, डॉक्टर पुष्पा जमुआर जी। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। और जी आपका थोड़ा सा परिचय हमारे व्यूअर्स से कराना चाहूँगी। पुष्पा जी मगध विश्वविद्यालय बोधगया से विद्या वाचस्पति विद्यासागर की उपाधि से सुशोभित हैं। आपको देश विदेश की संस्थाओं द्वारा भी सम्मानित किया गया है। आपकी 10 से ज़्यादा कृतियाँ जो हैं प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से वक्त के साथ साथ मेरे हिस्से का सूर्य, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आसपास की बातें और शब्द मुखर हो उठे प्रमुख हैं। इसके अलावा अन्य कई विधाओं में भी इनकी पुस्तकें प्रकाशनाधीन हैं, और इसके साथ ही इनका लेखन कार्य अभी भी गतिमान है। तो मैम, आपका हमारे मंच पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए बस दो ही पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि आप आए हैं तो चांदनी सी बातें होंगी। आप आए हैं तो चांदनी सी बातें होंगी। जमी पे कहाँ चांद हर रोज उतरता है। जमी पे वाह, चांद कहाँ हर रोज उतरता है। बहुत सुंदर। हार्दिक स्वागत है जी। बहुत सुंदर स्वागत किया आपने। बहुत धन्यवाद इसके लिए। जी। और आपकी कविताएं आपको मुखर कर दी। तो मैम, अब हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न जो कि मैं हर साहित्यकार से पूछती हूँ कि आपकी जो लेखन यात्रा है, आपकी ये लेखन यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? लेखन यात्रा यूं समझिए तो मैं बचपन से ही लेखन के प्रति मुखर थी। जी। चूंकि मेरे पिताजी श्री अवध किशोर प्रसाद जी। जाने माने कवि रह चुके हैं, तो हमारे यहाँ साहित्यकारों की जमघट लगी रहती थी। और जी। देखते देखते मुझे भी लिखने का शौक उठा, तो मैं अपने पापा के देखा देखी कविता लिखने लगी। जी। और टेढ़े मेढ़े जैसे भी स्कूल लाइफ से शुरू की। मेरी लेखन यात्रा स्कूल लाइफ से शुरू हुआ। जी। तो जैसे भी लिख के पापा को दिखाया करती थी, पिताजी को। अब वो कहते, वो अक्सर कहा करते थे कि आदमी तो जन्म लेता है, लेकिन जन्म लेता, जीवन व्यतीत करता है और शारीरिक पूरा सांसारिक कार्यक्रम करके चला जाता है। जी। लेकिन उसकी महत्ता कब होती है? जब वो अपने जीवन में कुछ ऐसा करता है जो यादगार हो, जी। और उसकी वो जीवन की सफलता उसी में है। और ये बातें मुझे मेरे दिमाग में घर की हुई थी जी। कि मैं भी आम लोगों के तरह इस तरह अपना जीवन व्यतीत करके निकल जाऊं। उससे अच्छा है कि मेरी कुछ ऐसी कृतियां हो कि मेरे मरने के बाद साहित्य में या परिवार में लोग मुझे याद रखें। तो मैं लेखन क्रिया, लेखन सृजन के तरफ अपने पापा के देखने से प्रेरणात्मक मेरे लिए वही थे, और उन्हीं की प्रेरणा से मैं लिखना शुरू की। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपको आपकी प्रेरणा, आपके जो प्रेरणा स्रोत रहे वो आपके पिताजी ही रहे, और जी, घर से ही आपको एक माहौल मिला। तो आपकी जो पहली रचना थी, पहली कविता कहानी जो भी आपने लिखी, वो किस उम्र में लिखी? मेरी पहली कविता जो थी, जो मैंने 69 में लिखी। 69 में, 1969 में मेरी पहली रचना जो थी सरस्वती वंदना, जो कि मैं स्कूल में सुनाया करती थी। जी। और वो वंदना सुनकर लोग मुझ पर मुझे कहा भी करते थे कि कवि बेटी, कवि की बेटी है तो कुछ तो लिख सकेगी ही।
तो मैं यही से मेरी शुरुआत हुई 69 से। बहुत उस समय मैं 5th 6 में पढ़ती होगी। तो सरस्वती वंदना है बचपन का लिखा हुआ। जी जी। अगर आप स्वागत है, आप सुनाइए। तो सुनना मैं ला रही चाहेंगे। हूँ। जी हालांकि बचपन की कविता है तो मैं डेट भी दी हूँ इसमें 15/6/1969। तो जी ए, है कि जय हे सरस्वती माता, जय जय हे भाग्य विधाता, जय हे वीणा वादनी माँ, जय हे विद्यादायिनी माँ, जय 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 हे सरस्वती माता। श्वेत धवल वस्त्र धारिणी, हंस वाहिनी कमला कमल वाहिनी, विद्या वरदायिनी माँ, जय जय हे माँ सरस्वती माता। दर पर तुम्हारे जो भी आए, बिन मांगे सब कुछ पा जाए, तेरी दया से हे माँ शारदे, दुर्बुद्धि भी बन जाए विद्वान, जय जय हे माँ शारदे माता। जी है विद्या की अधिष्ठात्री देवी, सब पर हो कृपा तुम्हारी, मुझ पर भी कर दो अपनी दृष्टि, दूर हो जाएं सभी संकट, जय 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 हे सरस्वती माता। हे ब्रह्मा की दुलारनी, तुझे नमन बारंबार, सबकी करती नैया पार, मेरी भी कर दो उद्धार, जय जय हे माँ सरस्वती माता। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। भले ही आपने अपनी कम उम्र में ये कविता लिखी, ये सरस्वती वंदना लिखी, लेकिन बहुत उम्दा आपने लिखा है और सच में बिल्कुल बहुत बेहतरीन है। तो इसके साथ ही अगला प्रश्न है, आपके परिवार का जो है वो सहयोग क्या रहा? मेरे परिवार का सहयोग बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि परिवार ही एक ऐसी दूरी होती है जी जो किसी भी क्षेत्र में, खासकर महिलाएं जी अगर जाना चाहती हैं तो जी परिवार ही ऐसी धुरी है जो कि उसे आगे बढ़ाते हैं। जी तो मेरे लिए तो मेरे परिवार बहुत किए। जी मैं मेरी लेखनी में बहुत सहयोग किए। मेरे पति श्री शंभू कुमार सिन्हा जी, मेरे बच्चे हैं तीनों बच्चे इतना सहयोग करते हैं कि अगर मैं लिखती हूँ, जिसमें मेरा बेटा है रितेश सिन्हा, राहुल सिन्हा और बेटी पिंकी सिन्हा, रितु सिन्हा, तो ये 3 बच्चे जो मेरे लेखन में इतने सहयोग करते हैं कि अगर मैं कुछ लिखती हूँ तो कितना भी कुछ गंभीर बातें रहे या काम हो, मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जी और मैं अपने दौर में अपना लिखते रहती हूँ, बाद में जो वो काम के सही सुलझन हो, लेकिन तो जी मेरे सहयोग और मेरे इतने पुस्तक जो छपे, मैं हाउस वाइफ हूँ, जी सर्विस नहीं करती हूँ, लेकिन जी मेरे पति के सहयोग हुआ, अर्थव्यवस्था, और मेरे 6-7 पुस्तकें आ चुकी हैं। बिल्कुल। और एक पुस्तक है आलेख की, वो अभी छपने के लिए गया हुआ है। जी तो मेरे परिवार के बहुत सहयोग रहे। अब मैं आभारी हूँ अपने बच्चों के, अपने पति को, जिन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ाया और बढ़ाने में सहयोग किया और आगे भी करते रहेंगे। अब मुझे विश्वास है कि मेरी जितनी भी कृतियां हैं उनसे लोग संभाल के रखेंगे भी मेरे बाद में, और बाकी ईश्वर। बहुत अच्छी बात है कि आपके परिवार ने इतना आपका सहयोग किया। आपके पिता एक लेखक रहे हैं, एक कवि रहे हैं, और साथ में आपके पति और आपके बच्चे भी आपको बहुत जो है सपोर्ट करते हैं। हाँ, बहुत। बिल्कुल, ये चीज़ कही जाती है कि एक सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन एक स्त्री के पीछे भी एक समझदार आदमी का हाथ ज़रूर होता है, उसकी एक सफलता। परिवार का हाथ होता है, एक बिल्कुल, बिल्कुल। पति का, बच्चे का। अगर ये लोग हाँ, कितना भी लिखते रहिए, कितना भी कुछ करते रहिए, अगर परिवार साथ नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं जाके आप टूट जाइएगा। जी, बिल्कुल। और खास करके वो महिलाएं जो हाउस वाइफ हैं, जी, जिन्हें पैसों की भी जरूरत है, साहित्य में अपना खर्च होता है, मिलता नहीं है जी, उस पे, तो सहयोग तो मिलता है और मिलेगा आगे भी। जी। तो
इसके साथ ही अब आपकी हम एक सुंदर सी कविता सुनना चाहेंगे। जो भी कविता आपको पसंद हो आप सुनाएं। जरूर जरूर, जी। मैं सुनाना चाहती हूँ। जी, स्वागत है। मैं ये कविता लिखी हूँ 87 में। जी। ये कविता एक तरह से उनको समर्पित है जो आगे बढ़ना तो चाहती हैं जी। महिला, लेकिन उनके आगे बहुत सामाजिक व्यवस्था, खास करके मठाधीशों की व्यवस्था ये आड़े आती है आगे बढ़ने में। तो उसे दिमाग में रख के मैंने लिखा था कि कहीं दूर से तुम्हारा एक तीर सनसनाता हुआ आया, कहीं दूर से तुम्हारा एक तीर सनसनाता हुआ आया, सीधे मेरे सीने के पार होकर दो टूक हो गया। पर मैं ज्यों की त्यों खड़ी रही, पर मैं ज्यों की त्यों खड़ी रही, न दर्द हुआ न लहू ही गिरा। हाँ, एक और जख्म दे गया सीने के आर पार, एक और जख्म दे गया सीने के आर पार, क्योंकि जहर मुझे तीर झेलने की आदी हो गई हूं मैं। यह दूसरी बात है कि हम आवाज उठा सकते हैं, पर नहीं, हम में जुल्म ढाने की नहीं, जुल्म सहने का साहस है। जी। क्या कहा, क्या कहा, हम कायर हैं? नहीं, तुम नहीं जानते। इन जख्मों में जब मवाद भर जाएगा, दर्द असहनीय हो जाएगा, तब ये वज्र बनकर टूट पड़ेंगे और तुम्हारे स्वाभिमान को नस्त नाबूद कर देंगे, क्योंकि हम तुम्हें बना भी सकते हैं और हम तुम्हें मिटा भी सकते हैं। एक स्त्री जो है वो पुरुष, राजनीतिक, समाज सबको बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। बिल्कुल। इस चूंकि वो सृजन का एक एकदम सूक्ष्म बिंदु होती है नारी, तो वो समझिए कि अगर आप वो पैदा कर सकती हैं तो उस चीज को रोक भी सकती हैं। आपको याद होगा कि रजरप्पा में माँ काली का मंदिर है, बिहार या झारखंड में पड़ता है। जी। तो वहाँ क्या है कि देखिए, समझने वाली बात है, वहाँ है कि पुरुष नीचे है और स्त्री ऊपर। वहाँ की जो देवी है जिस पर वो ये तांडव की, वहाँ पुरुष नीचे है और स्त्री ऊपर। यानी कि अगर स्त्री चाहेगी तो सृजन कर सकती है, और नहीं तो वो मिटा भी देगी। ये एक बहुत ही समझिए कि सूक्ष्म तत्व है समझने की। तो उसी भाव को मैंने यहाँ किया है कि हम तुम्हें बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। तुम अनिश्चय हो पर मैं निश्चय हूँ, और तब होगा मेरा पहला कदम जागृति की ओर। तब एहसास होगा तुम्हें कि तुमने मुझ पर तीर नहीं छोड़ा, तुम मेरे आत्मबल को झकझोरा है, मुझे मेरे अधिकार की पहचान दी है। शीर्षक है पहचान, बहुत मुझे मेरे खूबसूरत। अधिकार की पहचान दी है। बहुत खूबसूरत आपने कविता लिखी है, और आपकी कविता से ही जो एक भाव है वो निकल कर आते हैं कि आप आपके जो शब्द हैं वो बहुत मुखर हैं, आपकी जो भावनाएं हैं इसमें बहुत मुखर हैं, स्त्रियों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर। तो बहुत ही सुंदर आप लिखती हैं। तो अगला प्रश्न मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, लेखन के साथ और क्या-क्या आप करना पसंद करती हैं? और क्या-क्या आप करती हैं? लेखन के साथ और क्या-क्या आप करते हैं? वैसे तो मैं लेखन के साथ तो पूरी तरह समर्पित हूँ। मेरा लिखना ही ओढ़ना बिछावना है। हाँ, हाँ। मैं लेखन मतलब अगर मैं नहीं लिखी लिखी तो समझिए कि मैं जिंदा नहीं। जी। मेरी बात मैं अपने आप में ये समझती हूँ
कि लिखना मेरे लिए मजबूरी नहीं है, मेरी हॉबी है, मेरा शौक है। और जब बचपन से ये बातें फल फूल रही हैं तो फिर इसमें कोई दो मत ही नहीं कि मैं, हाँ ये कहिए कि आज के समाज में साहित्यकारों के बीच में, जी मठाधीशों के बीच में अगर आप आगे निकलती हैं जी या किसी तरह एक भीड़ के कोने में आपको खड़ा लोग पहचान रहा है कि ये गरिमा जी हैं, जी तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग एक भीड़ में भी अलग से पहचाने। जी। मैं साहित्य में पूर्ण रूप से समर्पित बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। हूँ। और आपका समर्पण जो है वो आपकी कविताओं में दिखता है। आप बेहद उम्दा आप लिखती हैं और आपकी कविताओं का स्तर बताता है आप कितनी समर्पित हैं आपकी लेखन के लिए। तो धन्यवाद। आपने मुझे ज्यादा तो इसके साथ अब अगला प्रश्न यही मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी जो लेखनी है वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित होती है? मेरी शुरुआत तो कविता से हुई। जी मैं अपने पापा की एक कविता की दो लाइन है कि वो जब चाइना की लड़ाई में लिखे थे कि जी घर बची रही आजादी तो कितने बसंत फिर आएंगे, जी खेलेंगे हिल मिलकर होली, फागुन में फाग मनाएंगे। ये दो लाइन की कविता मेरे जहन में इतनी बैठी तो मैं कविता से ही शुरुआत की। लेकिन धीरे धीरे वक्त की रफ्तार में वो कविताएं जो है ना दबने लगी। हालांकि आज भी मैं लिखती हूँ, लेकिन मूलतः मेरी रुझान, मेरा मतलब जो स्वभाव उधर गया लघु कथा की ओर। जी और लघु कथा में मैं बहुत काम की। लघु कथा लेखन मूलतः लोग मुझे लघु कथाकार के नाम से ही जानने लगे। अच्छा तो लघु कथा में लिखती हूँ, लघु कथा भी लिखती हूँ, कहानी भी मैं लिखती हूँ। आलेख और समीक्षा तो मेरी अपना है। समीक्षा में, समीक्षात्मक लेखों में मुझे दैनिक जागरण वाले जो इंटरव्यू लिए थे तो उसमें उन्होंने वो हेडिंग दी थी कि देश की पहली महिला समीक्षा, लघु कथा विषय पर समीक्षात्मक लेख लिखने वाली, देश की मेरे ही समीक्षात्मक लेख की पहली पुस्तक आई। ऐसे तो लोग बहुत लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही शुरुआत की। लघु कथा की समीक्षा का लेख बहुत आया, लेकिन जो संग्रह होते हैं लघु कथा की समीक्षा पर, वो मेरी पहली पुस्तक है पूरे लघु कथा जगत में। और उसके बाद फिर बाढ़ आ गया फिर बहुत लोग लिखने लगे। बहुत और और उसमें समझिए कि मैं देश विदेश जैसे विदेशी लेखकों पर भी काम की हूँ। जी जैसे लुक्सुन हो गए, ब्रेख्त हो गए, और अपने देश के तो है ही जयशंकर प्रसाद जी, दिनकर जी, प्रेमचंद जी, ये सब पर तो मैं की हूँ। लेकिन विदेशी लेखकों पर भी उनकी लघु कथाओं को ढूंढ ढूंढ के उस पर समीक्षा लेख ली। बहुत अच्छी बात है आपकी। हाँ, और उसके बाद ताका लिखी हूँ। तो वो आई है लघु कथा की समीक्षात्मक लेख, जी लघु कथा विषय, वो पुस्तक मेरी आ गई है। उसमें सिर्फ समीक्षा है सबका, देश विदेश का और हमारे भारत के भी लोगों का है। और उसके बाद मैं ताका, ये जापानी विधा पर जो ताका, हाइकू, सदोका और बहुत ऐसे उनके विधा पर मैं काम की हूँ, कविता करने। मूलतः मेरी लघु कथा और कविता और आलेख है, समीक्षा है, और विदेशी वाला जो है हाइकू है, ताका है, काव्य। इस पर ही लिखते हैं। अभी आगे हम इस पे और चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है कि आपका हाइकू संग्रह है जो भी आप बता रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि एक एक प्रश्न इस सब पर पूछा जाए कि आपका एक कविता संग्रह है वक्त के साथ साथ जो कि हाइकू संग्रह है। तो हाइकू अगर हम देखें तो हमारे लिए एक टेक्निकल वर्ड है। जो भी हिंदी लेखक हैं, एक टेक्निकल वर्ड है, जैसे कंप्यूटर
जो नहीं समझते उनके लिए सारी कोड लैंग्वेजेस जो हैं वो टेक्निकल होती हैं, हमारे लिए भी हाइकू ताका सब टेक्निकल है। तो हाइकू मैम, हाइकू क्या है? आपने जो वक्त के साथ साथ जो लिखा है ये इसमें आपने क्या लिखा है और हाइकू क्या होता है? हमारे व्यूअर्स को आप एक बार थोड़ा सा विस्तार में बताइए। बहुत अच्छे। हाइकू जो है, देखिए, आज हम जानते हैं कि हाइकू जापान से आई है, जी लेकिन मूल तो समझिए तो ये हाइकू मेरी वैदिक ऋषियों की जो में लिखी हुई मंत्र होते हैं, दो शब्द में बहुत विस्तार होता है उसका। ओम भूर्भुवः स्वः, बस इतना ही है, लेकिन उसका विस्तार कितना है। तो हाइकू जो है उसमें भी वर्ण होते हैं। तो वर्ण में होते हैं, पहले 3 होता है, फिर 5 होता है, पहले 5 होता है, फिर 7 होता है, और फिर 5 होता है। यानी कि 5 7 5, 5 7 वर्ण का ही एक त्रिपदीय होता है, त्रिपदीय काव्य होता है, जिसमें आप 3 पद मिलाइए, 3 पद। जैसे आप ये सोचिए कि पानी से भरा, पानी से भरा, पा और नी 2 हुआ। वर्ण सिर्फ पकड़ना है, ये मात्राएं नहीं, सिर्फ वर्ण। पा और नी 2 हुआ, से 1 3 हुआ, भरा 2 हो गया। तो पानी से भरा 5 हुआ, पहला पद पानी से भरा। जी जीवन क्या है? जीवन क्या है? तो ये है जो आधा क जो होता है उसमें, वो उसमें नहीं जुटता है, आधा वर्ण नहीं जुटता है, पूरा वर्ण लेना चाहिए। तो उसको ऐसे लिखेंगे कि जीवन क्या है। हो गया 5, पानी से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ, पानी 2 2 4 2 6 1 7 हुआ, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया। आधा गिलास, गिलास, ये हाइकू हुआ। जी पानी, पानी से भरा, पहला अक्षर होगा, पहला लाइन होगी जीवन, 3 हो गया। और क्या, क्या में 1 हुआ, आधा क को नहीं जोड़ते हैं, या हो गया, या और है 1 हो गया। तो 3 और 1 4, जीवन क्या है, ये हुआ। पानी से भरा, पानी हो गया 2, भरा 2 हुआ, और ये से 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 हो गया। आधा, आ अवधा, ये गिलास में इसमें पूरा घी देंगे, और लाश गिलास, तो ये 3 और 2 5 हो गया। तो जीवन हम क्या समझते हैं, जीवन क्या है? तो जीवन मेरा क्या है? कितना लोग कहते हैं कि गिलास, आधा गिलास है, और जी कितने लोग पूरा पानी भरा हुआ देखते हैं तो जी कहते हैं भरा हुआ गिलास है, और कितने लोग कहते हैं कि आधा गिलास भरा है। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये जो आधा गिलास होता है, उसको भरते 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 जीवन खत्म हो जाता जीवन खत्म हो, है। यही जीवन है। बिल्कुल। जीवन क्या होता है? जीवन होता क्या है? कुछ नहीं, बस एक गिलास में ये आप लीजिए, इसको आधा भरिए। हाँ, कुछ लोग कहेंगे आधा भरा हुआ है, जी कुछ बिल्कुल। लोग कहेंगे पूरा भरा हुआ है। तो जिंदगी यही जैसी है। मनोभावना है हाँ, उसे वैसा ही देखेंगे। उसे ही देखेंगे। तो ये कोई हाइकू, तो ये हाइकू, और आप सुन लीजिए, इस हाइकू को सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी लाए। जापान गए जब, तो रविंद्रनाथ टैगोर वहां से हाइकू लाए, जापानी विधा में, जापानी भाषा में। तो वो भाषा का अनुवाद बंगला में किए। तो अनुवाद बंगला में करने से ये हुआ कि प्रचार नहीं हो पाया। जो बंगला जानते थे, और उसमें भी समझिए कि जो भाषा जानते थे वो समझे, और हिंदी में प्रचार नहीं हुआ, तो वो मिट गई, माने वो दबी रह गई।
फिर बाद में अज्ञे जी जापानी हाइकू का अनुवाद किए हिंदी में, और हिंदी में अनुवाद करने के बाद उसको अपने पत्रिका में छापा। बहुत ही और ये बात में बहुत बढ़िया जानकारी आज आपने दी। और बिल्कुल ये टेक्निकल लैंग्वेज ही है जो शायद हमें उतना नहीं पता है। और नहीं, अगर आप चाहेंगे तो हम इसका लेख मेरे पास लिखा हुआ है, छपा हुआ है, हम भेज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है मैम आपका। इसके बाद आपके बात। दूसरी टेक्निकल टर्म के बारे में भी अब हम बात करेंगे। एक और है आपका ताका संग्रह, मेरे हाँ, हिस्से का सूर्य। तो मैम ताका संग्रह भी हमारे लिए वैसा ही है जैसा लोगों के लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। ताका ताका संग्रह क्या होता है? ताका भी जापानी विधा है। जी तापा ताका भी जापानी विधा है। जी सबसे पहले जापानी विधा में ताका आया था। जी जापानी विधा ताका हाइकू से पहले सृजन हुआ, जी लेकिन ताका से ज्यादा हाइकू प्रसिद्धि पाई। जी। ताका में भी वर्ण है, 5 7 7 5। अच्छा, सभी जापानी विधाएं जो है वर्ण पर। यानी एक अब अगर हम बात करें तो एक नियमावली होती है जिसे हम हाँ, पूरी तरह से उसको फॉलो करेंगे तभी हम एक चलिए, हाँ, भाषा जो है उसका एक उसमें भी वर्ण है और छंद है। जी छंद छंद। छंद हो, और एक अगर त्रिपदीय है या 35 वर्ण का है, तो जी जो भी हाइकू का जो जी विधा है, उससे जो अर्थ निकले वो पूर्ण तरीके से जीवन को इंगित करे, और जिस चीज पर हम कहना चाहते हैं उसका पूरा सार निकलना चाहिए। जी। यही। खूबसूरत सच में आपकी जो आपका जो ज्ञान है वही उसकी गहराई बता रही है कि आपने कितना काम किया है साहित्य पर, कितना काम किया है लेखन पर, जो कि चीज़ें हमारे लिए हम उनसे अभी भी अनजान हैं। हाइकू मैंने भी सुना था। ताका मैंने शायद पहली बार आप ही के परिचय में देखा है। ताका मैं भी नहीं ज़्यादा जानती। और मुझे कोई ऐसे हिचकने की बात नहीं है, ये बताते हुए मैं बिल्कुल हिचक नहीं रही हूँ क्योंकि हाइकू और ये नॉर्मली हम लोग सुनते हैं और कहीं ना कहीं इतना प्रचार प्रसार इन सब चीज़ों का रहा ही नहीं है, लोगों का रुख नहीं है साहित्य की तरफ उतना। तो इसके अलावा अब दूसरा प्रश्न मैं आपसे अगला करना चाहती हूँ कि आप और कौन कौन सी विधाओं में आप लिखती हैं? मैंने कहा तो अभी कि कविता तो शुरुआत की मैं, जी जी उसके बाद लघु कथा में आ गई। जी लघु कथा मूल विधा मेरी लघु कथा ही हो गई, और लघु जी। कथा के नाम से ही, लघु कथाकार के नाम से मेरी हाँ जी, पहचान आप बनी। प्रसिद्ध हो गए। हाँ। राइट। क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा लघु कथा में मैंने समीक्षात्मक लेख लिखा, समीक्षा। लघु कथा के पर बहुत काम किए। तो और फिर वही ताका हुआ, हाइकू ही, सदोका। ये जो देखिए जापानी विधा है ना, ताका, हाइकू, सदोका, चलो। और भी है एक दो, देखिए नाम मेरा भूल, ये फोन में ही, इसमें फोन में है। तो इस तरह से हाइगा, आइगा वगैरह है, ये सब जो है ना जापानी विधा है। और हालांकि है जापानी, लेकिन मूलतः हमारे ही ऋचाओं से ली गई है। लेकिन ये होता है ना कि अब जिस चीज से, जहां से जो लोग जानकारी लिए, तो मूल तो लोग उसी को मानते हैं कि हाँ वहां से है। तो जी ये तो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कृपा है, या समझिए साहित्य के लिए वो एक धरोहर, एक अमूल्य दान दे के गए हैं, जो कि हाइकू वहां से यहाँ ला करके इंडिया में उसका, ये अलग है कि उन्होंने बंगला में उसका अनुवाद किया, तो उतना प्रसिद्धि नहीं हो पाई। तो उसके बावजूद फिर उसके बाद अज्ञे जी
आज्ञे जी ने अपनी पत्रिकाओं में बहुत हाइकू छापे, 4-5, तो वो ज्यादा ये हुआ उसका प्रसिद्धि, और फिर हाइकू का प्रचार हो गया। यहाँ लोग हाइकूकारों में बहुत हाइकू लिखते हैं लोग। तो अब अगला प्रश्न मैं आपसे यही पूछूंगी, आप इतना सब कर रही हैं, इतनी नई नई विधाओं पर, नई नहीं है, प्राचीन है, लेकिन ऐसी विधाएं जो लोग भूल चुके हैं, जिन्हें लोगों जिसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है, उन पर भी आप लिख रही हैं। इस सब की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? आप इतना सब कर लेती हैं, कहाँ, कैसे आप इतनी प्रेरित रहती हैं? हाँ, ये बात तो आप कुछ तो जैसे ये सब लिखने की प्रेरणा तो मुझे साहित्यकारों से ही मिली। जी। और हमारे जो पूर्वज हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, ये सब तो दे के गए, हर विधा देकर गए। कोई भी ऐसा साहित्य की विधा है जो कि लोग नया निकाले, कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारे अमीर खुसरो जी क्या दे के गए? मुकरियां, ये पहेली। तो ये आज का कोई नहीं कुछ नया कर रहा है। जो भी लिख है वो शुरू से आ रहा है, कविता हो या कहानी हो, लघु कथा हो, या जो भी जितने भी साहित्य की विधाएं हैं, अंतर सिर्फ इतना ही है कि कोई एक विधा को पकड़ के लोग आगे बढ़, और उनकी पहचान है एक विधा। हजार सब विधा लिखने के बावजूद कोई एक विधा उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, और उस नाम से वो जाने जाते हैं। जी। लेकिन हमारे तो सब दे के चले गए, सूरदास जी दे गए, रहीम दे गए, कबीर जी दे गए, कबीरा खड़ा बिल्कुल। बाजार में मांगे सबकी खैर। तो आज ना का काबू से कहाँ दोस्ती। कहाँ कुछ है ऐसा बिल्कुल। है? कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना, दोस्ती ना काहू से बैर। जो घर फूके आप ना चले। तो ये सब जो है ना हमारे दे के गए हैं बुजुर्ग पूर्वज सब। लेखन ये जो सृजन कार्य है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनके नक्शे कदम पर चले। बहुत ही अच्छी बात है, और आप की गहराई, आपके ज्ञान की गहराई हमें बहुत कुछ बता रही है, आपकी बातों से झलक रही है। और इसके साथ ही मैं अगला प्रश्न आपसे थोड़ा सा हमारे आज की युवा पीढ़ी के लिए करना चाहूँगी कि आज के बच्चे जो हैं हमारे, हम लोग अगर हमें कुछ ज्ञान चाहिए था, हम अपने गुरु से पूछते थे, हमारे शिक्षक थे हम उनसे पूछते थे, हमारे बड़ों से पूछते थे, वृद्धजनों से पूछते थे। लेकिन आज बच्चों के लिए उनके हाथ में एक डिवाइस है जिस पे वो गूगल कर सकते हैं, और गूगल बाबा ही सब कुछ है। शायद हमारे बच्चे जो हैं उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। ऐसे में हमारी संस्कृति भी जो है उसका ह्रास हो रहा है, उसका पतन हो रहा है, धीरे धीरे वो गिर रही है। और ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम अपनी युवा पीढ़ी को बचाना चाहते हैं, संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो हमें अपने बच्चों को फिर से किताबों की ओर ले जाना होगा। ये मोबाइल, ये जो डिवाइस है, इससे थोड़ा दूर करना होगा। इस सब के बारे में मैम आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी जो है गूगल बाबा पूरे तरीके से छाए हुए हैं। बिल्कुल। और हाँ, किताब देख देखिए, जो चीज लोग गूगल पर पढ़ ले रहे हैं, किताब उठाना नहीं चाहते। बिल्कुल। लेकिन गूगल से ज्ञान तो मिलता है, ऐसा नहीं है। डिजिटल दुनिया हो गया है, डिजिटल जो चीज हमको ये किताब में नहीं मिल रहा है वो आपको वहां से मिलता है। लेकिन फिर भी अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे तो हम अपने ज्ञान को नहीं बढ़ा सकते। जी। गूगल में कितना देगा? किसी के बारे में शॉर्ट, किसी के भी बारे में कुछ भी कहानी हो, या जो उनकी लाइफ जीवनी जो है लिखना है, तो वो तो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसको पढ़ने के लिए फिर भी आपको किताब तो उठाना ही पड़ेगा। बिना किताब उठाए हुए आपसे हम लोग को कहाँ इतना ज्ञान प्राप्त होगा?
आज के बच्चे लोग मोबाइल पर आज के बच्चे क्या, हम लोग भी मतलब पीछे की पीढ़ी भी आजकल किताब से ज्यादा मोबाइल की तरफ समय अट्रैक्ट की हो गए हैं। मांग को देखते हुए हम भी थोड़े डिजिटल हो गए हैं। तो डिजिटल हो गए हैं, कुछ भी है झटपट। अब अरे पहले देखिए एक छोटी सी बात है कि हम लोग पहले चिट्ठी का इंतजार करते जी। ही आएगी, हाँ, किसी का भी, माँ का, बाप का, बेटा बेटी सब उसमें पूरा लिखा रहता था कि चाची को प्रणाम, माँ को प्रणाम, दादा को प्रणाम, सबको ये वो, और वो सभी की बातें होती थी। और एक 4 लाइन की चिट्ठी कितना खुशी देता था। अब क्या है, वहां ट्रेन चढ़े, वहां प्लेन चढ़े और यहाँ खबर आ गई, आ रहे हैं। सारा माहौल जो है बासी हो गया, वो उत्साह नहीं रहता है कि वो आ हाँ, रहा बिल्कुल। और है। तुरंत पता भी चल जाता है, ब्लू टिक मुझे टिक पहुंच गया है, ब्लू टिक पड़ हाँ गया है, और पढ़ने हाँ में तो रिप्लाई क्यों नहीं किया है। हाँ, अभी अब अरे नहीं है। घर पहुंचने में आधा घंटा 20 घंटा तो लगता है कि अच्छा ठीक। और अचानक पहले अगर आ गए लोग तो अपार खुशी होती थी, अरे ये आए हुआ है। तो बहुत अंतर हो गया है डिजिटल और पहले की बातों में, लेकिन हम स्वीकारते हैं इस चीज को कि आज की पीढ़ी बहुत धुरंधर हो गए हैं लिखने में भी, बहुत अच्छा भी लिखते हैं। हालांकि बाढ़ आ गई है लेखन में, लेकिन फिर भी वैसे ही में कुछ रचनाएं बहुत अच्छी आ जाती है। ऐसा नहीं है कि बेकार, बहुत अच्छा लिख भी रहे हैं। और डिजिटल समझिए कि जैसा कि अभी माहौल हो गया कोरोना लेकर कि लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, तो हमें ये तो फायदा दिया, घर में बैठे बैठे पोस्ट कर दिए ऑनलाइन, और वो चीजें हमारी आ गई, तो हमें उससे तकलीफ नहीं है, वो हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन इस सब के बावजूद भी किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को लिखने के लिए आप अध्ययन कीजिए, अध्ययन करना करेंगे तभी हम कुछ सही सही लिख सकें, वरना एक अथी से नहीं होगा। अध्ययन कीजिए तो आप कहीं बेबाक बोल दे देंगे, तो फिर तो दिमाग से निकल गया कि क्या पढ़े थे। तो इसके लिए किताब बहुत जरूरी है, अध्ययन जरूरी है। और हम लोग तो भाई पढ़ते हैं ज्यादा, गूगल की तरफ तो ध्यान नहीं जाती है उतना। अब आज के बच्चे थोड़ा ज्यादा स्मार्ट स्ट्रांग है स्मार्ट है। कि हर समय, गूगल नॉलेज देता है, अच्छी हाँ नॉलेज, है। आप पूछ सकते हैं, लेकिन अति हर चीज की बुरी है। जब जब हाँ अति होती है तो वो अंधकार की तरफ ले जाती हाँ है, हाँ पतन की तरफ ले जाती है। हाँ जी, अति से बचना चाहिए। अति से बचना चाहिए। बिल्कुल। तो अगला जो अब प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी मैम बोलिए। जी मैम बोलिए। हाँ नहीं, कह रहे थे कि अब देखिए ना, हम अपने में बदलाव बता रहे हैं आपको जी। कि इस पर लिख लिए जी। मोबाइल पर, अब उसको उतारने में तो ये हो रहा है, लिखना है तो इसके लिए लिखने के लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला जो प्रश्न है वो मैं अपने नए साहित्यकारों के लिए पूछना चाहूँगी, कि आप नए साहित्यकारों को क्या टिप्स देना चाहेंगी लिखने के लिए? उनको क्या एक हेल्प गाइड आप कर सकती हैं कि उनके लिए थोड़ा सा आप दो शब्द कहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए अच्छे लेखन के लिए? देखिए, मैं तो खुद सीखती हूँ सबसे। जी। नए साहित्यकार क्या होता है, अगर छोटा उम्र में छोटा है और बहुत ही अच्छा लिख दिया, तो समझिए कि बड़ा उम्र से नहीं होता है, सृजन से होता है। जी अगर हम बिल्कुल। बहुत पूरे जीवन व्यतीत कर दिए और एक बढ़िया कोई रचना नहीं दिए, तो फिर उसको हम नहीं मानते हैं। अगर नया है, नवोदय है, लेखक सृजनकर्ता नवोदय है, और वो आपके सामने एकदम रोमांचित रचना दे दी, तो फिर वो ज्यादा महत्व रखता है। इसलिए नए और पुराने, हम तो खुद लोगों से सीखते हैं, और क्या हम राय देंगे उनको कि आप ऐसे, बस यही कहना है कि जो लिखे
मन को तसल्ली कर लें, तब जाकर के समाज को परोसें और अध्ययन करें। अध्ययन करने के बाद ही हम कुछ जान सकते हैं और किसी भी चीज को कोट कर सकते हैं। इसलिए ना एक जापानी थे, ये क्या गोलोत्विस की क्या नाम था, उनका कहना था कि अगला कदम के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है। क्योंकि ये है कि किसी हमको सफलता पाने के लिए अगला कदम चाहना है, तो हमको पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। तो पहला अगर नहीं हम उठेगा तो 100वां कैसे उठेगा? कैसे उठेगा, तो हमको तो अध्ययन करना है। इसलिए नवोदय लोग अच्छा भी लिखते हैं और कुछ लोग देखिए एक चीज है कि अगर वो बाढ़ में बढ़ रहे हैं कि नहीं हम भी तुरंत तुरंत बन जाए, एकदम प्रसिद्धि पाले, ये कर ले, तो फिर अगर रचना अच्छा नहीं होगा तो वो समय के गर्त में डूब जाता है। इसलिए रचना पर ही निर्भर करता है साहित्यकार का कि आगे मील के पत्थर क्या होगी। और ऐसे हम हजार लिखते रहे, कोई जान नहीं रहा है। मेरी रचना अगर एक भी 100 रचना में एक भी याद हो रह गए लोगों को, तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। रघुवीर नारायण जी की एक रचना थी बटोहिया, वो एकदम राष्ट्रीय गान की तरह उसको माना जाता है, बटोहिया रघुवीर नारायण जी का। उनकी मनोरंजन सिन्हा जी का एक कविता फिरंगिया जो है कि पढ़ाई होता है, वीर कुमार सिंह। तो ये सब है ना जो मील के पत्थर बन गए। तो पहले वो भी नए थे, लेकिन उन्हें तराशा उनकी पहचान बनी तो वो बहुत ये हो गए। तो उसी तरह है, नए तो सब रहते हैं, हम लोग भी नए ही हैं। मेहनत है और लगन है रचना में। बिल्कुल। और हमें कहीं भी अपनी जो लेखनी है, जो कविता है, जो भी विधा में हम लिख रहे हैं, उसके स्तर के साथ, उसकी गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। हाँ, गुणवत्ता। उसका एक स्तर बनाए रखना चाहिए। तो यही मुझे लगता है। तो अगला प्रश्न है, आपने इतना कुछ लिखा, एक इतनी लंबी आपने एक यात्रा की है अपने साहित्य लेखन में, तो इसमें आपने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें रही जो आपको चुनौती के रूप में आपने जो है फेस की? चुनौती तो बहुत है और खास करके मैं बहुत सामना की हूँ चुनौतियों, बहुत सामना की हूँ चुनौतियों के लिए। मतलब आज के समय में क्या बोला जा सकता है, अगर आप की पहचान सिर्फ लेखन तक है, तो आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं जहां जो अभी आए हैं और वो पहुंच गए। अगर हम खपा दिए जीवन लिखते लिखते, सभी लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये है वो, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आज का जो वातावरण है उसमें है विसंगतियां, लेखकों में नहीं विसंगतियां, और ना उनकी किसी की भी कोई रचना गलत नहीं होती है और ना कमजोर होती है। हम मानते हैं जो आज हम जो लिखे हैं वो हम अच्छा समझ के लिख रहे हैं, लेकिन सामने वाला को वो अच्छा नहीं लगा है, उसके लिए वो रचना बेकार है। लेकिन वो रचना तो है, आपके लेखन को हम खारिज कर दिए कि आप नहीं अच्छा लिखते, तो कमी हम में है। आपको हम समझ नहीं पाए कि आप किस तरह से लिखी हैं और हम अपने कुछ, तो वो ये है ना कि हमारे कहने का मतलब है कि गुणवत्ता होनी चाहिए, मूल्यांकन होनी चाहिए, संख्यांकन नहीं होना चाहिए, संख्या नहीं होना चाहिए कि बहुत लिखे, बिल्कुल। लेकिन उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, मूल्यांकन होनी चाहिए। और हम आज के माहौल में देखते हैं कि ज्यादातर तो लोग खारिज कर देते हैं कि ठीक नहीं, ये गलत, ये ऐसे है वैसे।
मेरा ही अपना मानना, मेरा सिर्फ अपना मानना है जी कि किसी की भी रचना कमजोर नहीं होती है और किसी की भी रचना गलत नहीं होती है। अच्छा खराब हम नहीं कर सकते। कोई एक रचना किसी के लिए अच्छा होता है और किसी के लिए खराब, जी लेकिन रचना जो लिख रहा है वो उसके लिए अच्छा ही है। जी पसंद पर निर्भर है। अगर हम आपकी कोई मेरी कोई एक रचना पसंद कर लिए तो ये न सोचे हम कि हम बहुत बड़े हो गए। बहुत अच्छी बात कही आपने, संख्या पर ध्यान ना देकर उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो अगला प्रश्न मेरा यही है कि इस पूरी साहित्यिक यात्रा में आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया कि आपसे कुछ छूट गया, जिसका आपको हमेशा गिल्ट फील होता है, आप महसूस करती हैं कि ऐसा होना चाहिए था? अभी तो बहुत कुछ नहीं किए हैं। अभी तो शुरुआत है मेरी एक तरह से। माहौल के अनुसार अभी मेरी रचना और लेखन यात्रा शुरुआत है। जी और चूंकि हम उस मुकाम पर पहुंचे नहीं हैं और शायद पहुंचेंगे भी। जैसा कि आजकल का माहौल है कि शायद पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, लेकिन हम अपने तरफ से कोशिश करते रहे कि हम अपने तरफ से कोशिश करते रहेंगे कि हम लिखें और अच्छा लिखें। बिल्कुल। बाकी तो समय बताएगा कि वो क्या लिखे। समय बताए, आने कोशिश वाले करते पाठक रहना बताए। चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, वो तो पाठक बताते हैं, पाठक बताएंगे कि क्या लिखे जी, बहुत बढ़िया। रचना। बहुत उत्तम आपके विचार हैं। जैसी कि आपकी लेखनी है, जितना आपका ज्ञान है, आपके विचार बहुत ही उत्तम हैं। तो इसके साथ ही अब, क्योंकि हमारी घड़ी की टिक टिक भी कुछ कह रही है और कार्यक्रम जो है अंत की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी एक रचना हमारे व्यूअर्स को सुनाएं और फिर हम और अंत की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, हम एक रचना सुना। एक रचना है, कल और आज। जीवन का संगीत है कविता, जीवन का संगीत है कविता, दुख सुख का उद्गार है कविता, प्रकृति के संग इठलाती है कविता, सभ्यता संस्कृति की पहचान है कविता, माँ सरस्वती की वरदान है कविता, माँ का आंचल पिता की गोद है कविता, कभी हंसाती तो कभी रुलाती है कविता, हृदय की उद्गार है कविता, जब कागज पर उतरती है तो कवि की कल्पना तो पाठक के दिलो दिमाग पर छा जाती है कविता। क्या कहें कि कितने रूप में जन्मी है कविता, विश्व के कोने कोने से जन्मी है कविता, दिनकर निराला नेपाली पंत सुभद्रा कुमारी चौहान की हुंकार है कविता, तो मीरा तुलसी सूरदास कबीर रसखान विद्यापति की भक्ति है कविता, प्रेम क्रांति शांति की सृजन करता है कविता, आम इंसान की शब्दों की अभिव्यक्ति है कविता, कविता में बदलाव की शक्ति है, कविता दिलों को जोड़ती है, कविता कल भी जीवंत थी, कविता आज भी जीवंत है, कवि और पाठक को सम्मोहित करती रहती है कविता, सृजन से आनंद भूति की प्राप्ति है कविता, कविता कल भी थी, कविता आज भी है और कविता आगे भी रहेगी, चूंकि कविता ही जीवन की संगीत है। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत आपकी कविता, और कविता सदैव रहेगी और हाँ, सदैव। के साथ सदैव रहेगा उसका रचनाकार, उसका लेखक भी। और बहुत ही प्यारी आप लिखती हैं, बहुत ही उम्दा आप लिखती हैं। इसके साथ ही मैम, मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप दो शब्द कहें, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें। क्या देना चाहे कविता?
संदेश। संदेश। जी। हम संदेश तो यही देते हैं कि प्रेम नहीं है बोनसाई बनाकर गमले में सजा कर रख देना। जी। प्रेम नहीं है बोनसाई बनाकर गमले में सजा कर रखना। प्रेम है आहुति का श्रृंगार करना। जीवन की जीवित यज्ञ में जीवन सफल बनाना। कर्म की आहुति दिया, बुद्धि विवेक की आहुति देने की क्षमता रखना। वही आदमी विजय होता है, वही जीवन पथ पर चलता है जो प्रेम को बोनसाई नहीं बनाता। जी। तो प्रेम को जितना फैला कर रखिए, जी। जीवन उतना ही सुसज्जित और संस्कृति संस्कार में ढलेगी। जी। तो हम तो यही कहते हैं कि मुझे भी प्रेम दीजिए और बहुत। उसको भी प्रेम आप दीजिए। इतनी प्यारी है तो बिल्कुल आपको प्रेम कोई कैसे नहीं करेगा, कैसे आपको प्रेम नहीं देगा मैम। आप सच में बहुत ही प्यारी हैं पुष्पा जी। और बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे मंच पर आईं और हमारे साथ जो है आपने इतना समय बिताया, हमें इतनी अच्छी वर्धक बातें बताई, हमारे व्यूअर्स के लिए इतना सब कुछ उन्हें जो है उनको इतना ज्ञान का भंडार उन्हें दिया है। तो आपके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि वो खुद जरूर नाप जरूर। लेते हैं बुलंदी आसमानों की। वो खुद ही नाप लेते हैं बुलंदी आसमानों की। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का। खुशबू नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। खुशबू वाह नहीं मोहताज होती कद्रदानों की। तो अब जी, बहुत। विदा और लेने मैं का। एक मिनट, मैं आपके लिए 2 लाइन सिर्फ आपके लिए जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद मैम। कि मैं तो एक जर्रा थी, मैं तो एक जर्रा थी, आफताब बनाया आपने। मैं तो एक जर्रा थी, आफताब बनाया आपने। मैं तो एक बूंद थी, सागर बनाया आपने। अगर आपकी कृपा रहेगी तो पुष्पा पुष्प बनकर खिलते रहेगी आपके गुलिस्तान में। बिल्कुल धन्यवाद मैम। आप साहित्यकार हैं, आप लेखक हैं, तभी हमारा मंच है। आप लोगों के बिना हमारा मंच कुछ भी नहीं है। ये आपका बड़प्पन है कि आप हमें इतना मान दे रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं। और अब हमारे व्यूअर्स से भी और आपसे भी विदा लेने का समय आ गया है। तो आपने भी मुझे बहुत सम्मान दिया, मान दिया, और बहुत अच्छा लगा कि आप से बात करके, और आप मुझे पहचान दी। आप भी आगे मैम बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो अब हम आप सबसे विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहां हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी जी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तब जी तक जी, के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।